हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन फर्स्ट के अध्याय 3 सरकार क्या है, तो इस पाठ के हम सभी प्रश्न उत्तर देखते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। तो प्रश्न 1 है कि यहाँ पर दी गई अखबार की सुर्खियों को देखिए। इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बनाइए। तो ये देखिए, ये क्या है, ये अखबार की सुर्खियाँ हैं, इनके अखबार में ये खबर छपी है। तो इन सभी कामों की हमें एक सूची बनानी है। तो देखिए इनमें क्या क्या है कि सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग, बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। तो आपने भी बच्चों जब अखबार पढ़ते होंगे तो इस प्रकार की हेडलाइंस अखबार में आती हैं। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश, सरकार। कोयला और बिजली विभागों के पुनर्गठन के पक्ष में है सरकार। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इनकी सूची बनेगी। तो उत्तर है कि अखबार की सुर्खियों के आधार पर सरकार के कामों की सूची। पहला है सरकार लोगों तथा असंगठित कामगारों के अधिकारों की रक्षा करती है। दूसरा है कि सरकार प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भूकंप, बाढ़ आदि से लोगों की सुरक्षा के लिए योजनाएं बनाती है। तीसरा है सरकार अति आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित करती है, यानी कि जब भी इनकी कीमतों में कोई उछाल आता है या इनकी कीमतें जब नीचे गिर जाती हैं तो सरकार इन वस्तुओं की कीमतों निर्धारित करती है। चौथा है सरकार न्यायालय में कार्य के भार के बढ़ जाने की घोषणा करती है, जिससे सर्वोच्च न्यायालय अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पांचवा है सरकार कोयला एवं बिजली क्षेत्रों में दशाएं सुधारने का प्रयास करेगी। और छठा है अकाल, सूखा, बाढ़ आदि कारणों से जिन क्षेत्रों में भोजन का संकट हो वहां पर सरकार खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करती है। तो इस प्रकार से हम अखबार की सुर्खियों के आधार पर सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनकी ये सूची इस प्रकार से तैयार होगी। प्रश्न 2, क्या सरकार का काम बहुत ही विस्तृत नहीं है, यानी कि बहुत ज़्यादा विशाल नहीं है। तो उत्तर है हाँ, सरकार का काम बहुत ही विस्तृत है। जैसे सड़कें, अस्पताल, स्कूल बनाना, किसी वस्तु के बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर उसके दाम कम करने के बारे में उपाय सोचना। इसके अतिरिक्त बिजली की पर्याप्त आपूर्ति, डाक और रेल सेवाएं चलाना। तो ये सभी कार्य देखिए सरकार के हैं, तो इसलिए सरकार का काम बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, विस्तृत है। इसके अतिरिक्त गरीबों के कल्याणकारी योजनाएं चलाना, देश की सीमाओं की सुरक्षा करना, दूसरे देशों से अच्छे संबंध स्थापित करना, ये भी सरकार के ही काम है। इनके अलावा भी बहुत से कार्य सरकार के हैं। उसे देश की सभी प्रकार की समस्याओं का हल निकालना होता है। तो इस प्रकार से सरकार के जो काम हैं वो बहुत ही ज़्यादा विस्तृत हैं। प्रश्न 3, आपके अनुसार सरकार क्या है, यानी कि हम सरकार किसे कह सकते हैं। तो उत्तर है कि सरकार से अभिप्राय उस तंत्र से है जिसे लोकतंत्र में लोग वोट दे करके चुनते हैं। यह चुनी हुई सरकार लोगों के हित में बहुत से कार्य करती है, जैसे लोगों के लिए कानून व नियम बनाना और उन्हें लागू करना, उन कानूनों व नियमों की अवहेलना करने वालों को दंडित करना। तो इस प्रकार से सरकार हमारे द्वारा, हमारे वोट के द्वारा चुने हुए लोग होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, और वो सब मिलकर के सरकार बनाते हैं। फिर वो नियम और कानून बनाते हैं जिनकी पालना वो सभी लोगों से करवाते हैं, और अगर कोई उन नियम और कानूनों को नहीं मानता है तो उसको दंडित किया जाता है।
तो इस प्रकार से हमारे समाज में एक न्याय व्यवस्था बनी रहती है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, क्या आप सरकार के ऐसे कुछ कामों का उदाहरण दे सकती हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं दी गई है? तो देखिए, अभी हमने सरकार के बहुत सारे ऐसे काम देखे थे जिनको सरकार के द्वारा किया जाता है, लेकिन हमें कुछ ऐसे भी काम हैं जिनकी चर्चा ऊपर नहीं की गई है, तो हम उन कामों के बारे में देखते हैं। तो सरकार के ऐसे कुछ अन्य काम हैं, जैसे पहला है कानून बना करके लोगों पर लागू करना। दूसरा है अमीरों से टैक्स वसूल करके विकास कार्यों में खर्च करना। तीसरा है घर घर नल से पीने का पानी पहुंचाना, सार्वजनिक शौचालय बनवाना, पुल बांध बनवाना तथा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि का निर्माण करना और उन्हें संचालित करना। तो ये ऐसे कई काम हैं जिनकी ऊपर चर्चा नहीं की गई थी, तो ये सभी कार्य भी सरकार के द्वारा ही किए जाते हैं। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, किसी दूसरे कानून को लेकर के यह विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। तो उत्तर है कि एक कानून यह है कि लोग सभी करों यानी टैक्स, जैसे जीएसटी, आयकर, गृह कर, पानी एवं विद्युत कर आदि का समय पर भुगतान करें। यानी कि जितने भी तरह के टैक्स हमारे यहाँ चलते हैं या लागू किए गए सरकार के द्वारा, तो लोगों को यह चाहिए कि वे इन सभी टैक्सों का या इन सभी करों का समय पर भुगतान करें। यदि लोग इस कानून को नहीं मानेंगे तो सरकार उनसे जुर्माना वसूल करेगी, यानी कि पेनल्टी लगा दी जाती है। अगर हम किसी भी टैक्स को समय पर जमा नहीं कराते हैं तो क्या होता है, हमें पेनल्टी देनी पड़ती है। तो सरकार ने ऐसा कानून बना रखा है। लोगों के द्वारा दिया गया टैक्स देश के विकास कार्यों में लगाया जाता है, इसीलिए हमारा यह उत्तरदायित्व है कि हम अपने समस्त करों का समय पर भुगतान करें, क्योंकि यदि सभी लोग इसी प्रकार से समय पर टैक्स नहीं जमा कराएंगे तो क्या होगा, जो देश का विकास कार्य है वह अवरुद्ध हो जाएगा, क्योंकि देश के विकास के लिए जो जरूरी पैसा चाहिए वो इन्हीं टैक्स में से आता है। तो इसलिए सरकार ने इस प्रकार का कानून बना रखा है कि लोग समय पर अपना टैक्स जमा कराएं, और नहीं तो फिर उनसे जुर्माना या पेनल्टी वसूल की जाती है। तो यह इस प्रकार का कानून है जो सभी लोगों को मानना जरूरी है। प्रश्न 1, लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनको प्रभावित करते हैं। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। तो उत्तर है कि हाँ, हम इससे सहमत हैं, क्योंकि पहला है कि वे अपनी समस्याओं और आवश्यकताओं से भली भांति परिचित हैं। दूसरा है, लोकतंत्र में वे अपने वोट के इस्तेमाल से इन समस्याओं और आवश्यकताओं को सुलझाने वाले लोगों को सरकार बनाने के लिए चुन सकते हैं। यानी कि हमें वोट देने का अधिकार होता है, तो हम अपने पसंदीदा जो प्रतिनिधि होता है उसको वोट दे करके आगे पहुंचाते हैं, जिससे कि जब वो सरकार बनाने में समर्थ हो जाते हैं तो सरकार बना करके वो उस क्षेत्र विशेष की या उन लोगों की समस्याओं को सुलझाते हैं। प्रश्न 2, आपके यहाँ पर जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उसके स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेंगे और क्यों? तो उत्तर है, हमारे यहाँ पर संसदात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। संसदात्मक यानी कि संसद के द्वारा, और लोकतांत्रिक यानी लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार। तो यह व्यवस्था है, हम इसी व्यवस्था को जारी रखना चाहते हैं, क्योंकि इसमें सरकार जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति जवाबदेह होती है और निर्वाचित प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, क्योंकि निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के द्वारा ही चुने जाते हैं। तो इसलिए हम कैसी व्यवस्था को चाहेंगे,
संसदात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था को ही हम जारी रखना चाहेंगे। प्रश्न 3, नीचे दिए गए कथनों में जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करके लिखिए। अब देखिए, पहला कथन है कि राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपना पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। तो यह देखिए एक कथन है। अब हमें पहले ये देखना है कि यह कथन सही है या गलत है। तो अगर यह गलत है तो इसको हमें सुधार करके लिखना है। तो देखिए, राजतंत्र का मतलब क्या होता है? जहाँ पर राजा के द्वारा शासन चलाया जाता है। तो राजा के द्वारा शासन में देश के जो नागरिक होते हैं, क्या उनको अपनी पसंद का नेता चुनने की आज़ादी होती है? तो देखिए, ऐसा नहीं होता है। तो यह कथन गलत है। अब हम सही कथन अगर हम देखेंगे तो क्या देखेंगे कि राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट नहीं होती है। तो यह तो हुआ इसका सही कथन। या फिर हम इसको दूसरे शब्दों में और कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र क्या होता है? जनता के द्वारा शासन। उसमें देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। तो ये दोनों ही कथन आपस में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दूसरा कथन है कि लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तो देखिए, लोकतंत्र कह रहा है, लोकतंत्र यानी कि जहाँ पर जनता का शासन होता है, तो उसमें राजा का शासन तो होता ही नहीं है। तो इसलिए यह कथन गलत है। अब हम सही कथन देखते हैं कि यह किस प्रकार से लिखा जाएगा कि लोकतंत्र में एक राजा के पास में देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत नहीं होती है। तो यह इस प्रकार से इस कथन को हम सही करके लिख सकते हैं। अथवा या फिर हम दूसरे तरह से इसको कैसे लिख सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास में देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है। तीसरा कथन है, राजतंत्र में राजा या रानी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं। तो देखिए, राजतंत्र है, राजतंत्र में क्या होगा? वहाँ पर राजा या रानी का ही निर्णय चलता है। वहाँ पर लोगों की या जनता के जो निर्णय है उनका कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका जो सही कथन है वह किस प्रकार से लिखा जाएगा कि राजतंत्र में राजा या रानी के द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। तो यह इस प्रकार से इस कथन को हम सही करके यह लिखेंगे कि राजतंत्र में राजा या रानी के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं उन पर लोग प्रश्न नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर राजा या रानी के द्वारा ही शासन किया जाता है। पाठ के अंदर के प्रश्न। प्रश्न 1, नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नज़र दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकती हैं कि वे सरकार के किस स्तर से संबंधित हैं? उनके आगे निशान लगाइए। तो देखिए, सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, स्थानीय, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, यानी कि जो हमारे बहुत छोटे क्षेत्र से ही सीमित होते हैं, वे स्थानीय मुद्दे होते हैं। स्थानीय स्तर पर सरकार वहाँ पर काम करती है। एक राज्य स्तर पर होते हैं, और जो बहुत बड़े मुद्दे होते हैं जो केवल राष्ट्रीय स्तर के होते हैं, उनमें हमारी जो सरकार, केंद्र सरकार होती है, वो वहाँ से फैसले लेती है और वो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। अब हम इन कथनों को देखते हैं और इन कथनों को देख करके हमें यह बताना है कि ये जो 3 स्तर दिए गए हैं, इनमें से कौन से स्तर से संबंधित ये कथन है। तो आइए पहले इन कथनों को हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये कथन दिए गए हैं और इनके आगे ये यहाँ पर 3 खाली गोले दिए गए हैं, जिसमें एक में स्थानीय, एक में राज्य और तीसरे में राष्ट्रीय ये बताया गया है। तो इन तीनों में से हमें किसी एक गोले पर निशान लगाना है, यानी कि यह कथन जिस भी स्तर से संबंधित है उसी स्तर पे हमें निशान लगाना है या गोले को भरना है। तो आइए देखते हैं ये किस प्रकार से इन्हें हम भरेंगे। तो पहला कथन है कि भारत सरकार का रूस के साथ में मैत्री संबंध बनाने का निर्णय। तो देखिए, भारत सरकार है, तो भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और एक ये रूस, ये दूसरा देश है, तो इसके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का निर्णय लेना है।
तो ये जो काम है, ये जो कथन है, ये कैसा है, ये राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा है। तो इसलिए देखिए यहाँ राष्ट्रीय के आगे जो नीचे जो गोला बना हुआ है उसको हमने यहाँ नीले रंग से इसको थोड़ा सा भर दिया है, यानी कि यह कथन राष्ट्रीय स्तर का है। आगे कथन है, पश्चिम बंगाल सरकार का सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय। अब देखिए यह कथन कौन से वाले स्तर को बता रहा है, इसमें देखिए पश्चिम बंगाल सरकार है, तो पश्चिम बंगाल हम क्या जानते हैं कि यह एक राज्य है, तो यह मुद्दा राज्य स्तर का है। तो इसलिए हमने राज्य के नीचे यहाँ पर देखिए ये गोला भरा है। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने का निर्णय। तो डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी ये हमारे दो क्या हैं, शहर है, तो इनके बीच में नई रेल सेवा शुरू करनी है। तो देखिए रेल सेवाएं शुरू करने का काम सरकार का होता है, केंद्र सरकार का, तो यह राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा होता है। तो इसलिए हमने राष्ट्रीय के नीचे जो गोला बना हुआ है उसको हमने देखिए नीले रंग से यहाँ पर भरा है। आगे कथन है कि गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय। अब देखिए ये गांव के बारे में बताया गया है यह कथन। तो गांव एक बहुत छोटा से स्थान के बारे में है, एक बहुत छोटी जगह है, तो वहाँ पर जो स्थानीय सरकार काम कर रही होगी स्थानीय स्तर पर, वही इस काम को का निर्णय ले लेगी कि भाई ये जो कुआं बनना है उसके लिए कौन सी जगह निश्चित की जानी है। तो इसके लिए उसे राज्य स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दा स्थानीय स्तर की जो सरकार है वह भी सुलझा सकती है और वह ही इसको सुलझाएगी। तो इसलिए यह कथन स्थानीय के नीचे जो गोला बना हुआ है उसके नीचे हमने इसको नीला किया गया है। अब है आगे कथन कि पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय। अब देखिए पटना ये क्या है, बिहार राज्य का एक, बिहार की राजधानी है पटना, तो राज्य स्तर का निर्णय है, यानी कि राज्य सरकार इसमें निर्णय लेगी कि पटना में बच्चों के लिए एक बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय लेना है। तो ये राज्य स्तर का मुद्दा है, तो इसलिए देखिए यहाँ राज्य के नीचे हमने जो गोला है उसको नीले रंग से भरा है। अब है हरियाणा सरकार का सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय। तो हरियाणा क्या है, राज्य है, तो ये राज्य स्तर का मुद्दा है। तो राज्य स्तर के मुद्दे के लिए हम क्या करेंगे कि राज्य के नीचे जो गोला बना हुआ है उसको इस प्रकार से भर देंगे। तो ये देखिए आधा गोला हमने नीले रंग से भरा हुआ है। तो यानी कि जो हरियाणा सरकार है वह अपने सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय लेती है, तो ये सरकारी स्तर का निर्णय है, राज्य सरकार का। तो इसलिए हमने राज्य के नीचे का जो गोला है उसको इस प्रकार से भरा है। आगे कथन है कि 1000 रुपये का नया नोट शुरू करने का निर्णय। तो देखो नोटों को बंद करना है या नोटों को कब नए नोट शुरू करने हैं, ये निर्णय कौन सा होता है, ये राष्ट्रीय स्तर का निर्णय होता है। तो इसलिए हमने राष्ट्रीय के नीचे ये गोला है इसको हमने ये नीला इस प्रकार से भरा है। अभ्यास प्रश्न। प्रश्न 1, आप सरकार शब्द से क्या समझती हैं? एक सूची बनाइए कि किस तरह से सरकार आपके जीवन को प्रभावित करती है। तो देखिए सरकार क्या होती है। उत्तर है कि सरकार से अभिप्राय उस प्रशासनिक निकाय से है जो लोगों के लिए कानून व नियम बनाती है, निर्णय लेती है तथा अपनी भौगोलिक सीमाओं में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है तथा उन कानूनों और नियमों की अवहेलना करने वालों को दंडित करती है। तो जब उनको दंडित करते हैं जिससे कि समाज में या उस क्षेत्र विशेष में क्या होती है, शांति बनी रहती है, तो इसलिए नियम और कानून बनाए जाते हैं और लोगों से उनकी पालना करवाई जाती है, और जो लोग उनका पालन नहीं करते हैं उनको दंडित किया जाता है। सरकार निम्नलिखित प्रकार से हमारे जीवन को प्रभावित करती है। पहला है कि सरकार देश में शांति एवं व्यवस्था बनाती है। दूसरा है यह अपराधों पर नियंत्रण करती है। तीसरा है यह प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सभी आपातकालीन सहायता प्रदान करती है, जैसे बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए
या कुछ और कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए तो उस समय जो सरकार होती है वह लोगों की मदद करती है। उन्हें तुरंत से जो भी सहायता की आवश्यकता होती है वह सरकार उपलब्ध करवाती है। चौथा है, यह सड़कें व स्कूलों का निर्माण करके, अस्पताल बनवाकर, शुद्ध पानी व बिजली की आपूर्ति करके हमारे जीवन को आसान बनाती है। तो देखिए, हमारे घरों में जो बिजली आ रही है, पानी की जो व्यवस्था है, स्कूल खुले हुए हैं, सड़कें हैं और जो अस्पताल है, ये सब किसने बनवाए हैं? ये सरकार ने बनवाए हैं, जिससे कि हमारा जीवन आसान हो गया है। पांचवा है, यह देश में न्याय की व्यवस्था करती है। तो इस प्रकार से अनेकों तरह से सरकार हमारे जीवन को प्रभावित करती है। प्रश्न 9, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की क्या ज़रूरत है? उत्तर है, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि पहला है, कानून सरकार की उचित कार्यवाहियों में सहायता करता है। दूसरा है, यह हमारे संविधान के द्वारा दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आश्वासन को पूरा करता है। तीसरा है, यह आश्वस्त करता है कि समाज अपराध रहित है तथा नागरिक यहाँ पर शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। और चौथा है, यह सत्ताधारियों को सत्ता के दुरुपयोग करने से रोकता है, क्योंकि हर किसी को कानून का डर होता है। वह जानता है कि जो कानून मेरे लिए है वही कानून दूसरे व्यक्ति के लिए भी समान है, तो इसलिए वह कुछ भी अनैतिक करने से डरता है। तो इस प्रकार से जो सत्ताधारी हैं वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाते हैं, उन्हें कानून के रूप में डर रहता है। प्रश्न 3, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं? उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकार के आवश्यक लक्षण। पहला है, लोकतांत्रिक सरकार का चयन जनता के द्वारा सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, लोकतांत्रिक सरकार में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सरकार होती है। और तीसरा है, लोकतांत्रिक सरकार अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि यह सरकार जनता के द्वारा ही चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं उनके द्वारा ही बनाई जाती है, इसीलिए वे सभी प्रतिनिधि जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 4, महिला मताधिकार आंदोलन क्या है? उसकी उपलब्धि क्या थी? तो उत्तर है, महिला मताधिकार आंदोलन 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में यूरोपीय देशों एवं अमेरिका में महिलाओं के द्वारा मताधिकार प्राप्त करने के लिए किए गए संघर्ष को महिला मताधिकार आंदोलन या सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। यानी कि पहले महिलाओं को मत देने का या वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन यूरोपीय देशों में जैसे अमेरिका में महिलाओं ने बहुत संघर्ष किया और उसके पश्चात उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ, जिसे कि सफ्रेज मूवमेंट भी कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन की उपलब्धि। महिला मताधिकार आंदोलन के फलस्वरूप ही अमेरिका में महिलाओं को सन 1920 ईस्वी में मताधिकार प्राप्त हुआ, यानी कि वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। दूसरा है कि महिला मताधिकार आंदोलन के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में महिलाओं को सन 1928 ईस्वी में मताधिकार प्राप्त हुआ। तो 1920 में तो अमेरिका में महिलाओं को प्राप्त हुआ था वोट देने का अधिकार, और 1928 ईस्वी में इस आंदोलन के फलस्वरूप ही इंग्लैंड में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। प्रश्न 5, गांधी जी का दृढ़ विश्वास था कि भारत में हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग उनके विचारों से सहमत नहीं हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अशिक्षित लोगों को, जो ज़्यादातर गरीब हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आपका क्या विचार है? आपको क्या लगता है कि यह भेदभाव का एक रूप होगा? तो उत्तर है, हमारे विचार से भारत के हर एक वयस्क को वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। वयस्क मतलब जो 18 साल से ऊपर है, उनको हमारे यहाँ पर वोट देने का अधिकार प्राप्त है।
यदि सभी को समान रूप से मत देने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा तो यह निश्चित रूप से भेदभाव का ही एक रूप होगा। सभी को समान रूप से वयस्कता के आधार पर मत देने का अधिकार समानता का परिचायक है, यानी कि सभी समान हैं। जो 18 वर्ष से ऊपर हैं वो किसी भी जाति, वर्ग, भेद, लिंग के आधार पर उनमें भेदभाव नहीं होना चाहिए। बस उनकी वयस्कता के आधार पर ही उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। शिक्षा या संपत्ति के आधार पर वोट देने का अधिकार देना भेदभावपूर्ण होगा, क्योंकि शिक्षा का आधार अशिक्षित और शिक्षित व्यक्ति में भेदभाव पैदा करता है। यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है अगर उसको वोट देने का अधिकार मिल जाए तो जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, अशिक्षित है, वह तो वोट के अधिकार से वंचित रह जाएगा। तो इसलिए शिक्षा के आधार पर और संपत्ति के आधार पर, यानी कि गरीब और अमीरी के आधार पर भी वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा, संपत्ति के आधार पर भी गरीब और अमीर व्यक्ति के बीच में भेदभाव बढ़ता जाएगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हमने इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तरों को देखा है। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।